वाले हैं 9 चैप्टर भारत के संदर्भ में नियोजन और सशक्त पोषिता विकास। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो हम पहले पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे इसका सेकंड पार्ट, मतलब इसके आगे के क्वेश्चन जो है वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ओके, हमारा पहला क्वेश्चन है, नहर कमांड क्षेत्र में सिंचाई के लिए जल प्रदान करने में इंदिरा गांधी नहर का महत्व स्पष्ट कीजिए। मतलब हमें ये बताना है कि जो सिंचाई के लिए जो जल प्रदान करती है उसमें हमें इंदिरा गांधी नहर का महत्व बताना है। ओके, और ये जो क्वेश्चन है ये अथवा में भी आ सकता है, मतलब ये क्वेश्चन दूसरी तरीके से भी पूछ सकते हैं, लेकिन उसका आंसर क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। तो ये किस प्रकार से पूछ रहे हैं, इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में नहरी सिंचाई के प्रारंभ होने से उसकी पारिस्थितिक अर्थव्यवस्था व सामाजिक रूपांतरित हो गया है, इस कथन का विश्लेषण कीजिए। मतलब एक क्वेश्चन दो तरीके से पूछा गया है, तो अब इसका आंसर देते हैं, लेकिन इनका आंसर जो है वो सेम है। ओके, तो इसका आंसर क्या है, कमान क्षेत्र में सिंचाई क्रमशः 1960 तथा 1980 के दशक में शुरू हुई थी। अब इस क्षेत्र में पहले तो हम ये लिखेंगे कि जो सिंचाई है वो कब शुरू हुई थी, तो 60 से 80 में शुरू हुई थी। ठीक है, सिंचाई के प्रसार ने इस शुष्क क्षेत्र, शुष्क मतलब सूखा क्षेत्र, ओके, की पारिस्थितिक अर्थव्यवस्था और समाज के रूपांतरित कर दिया था। और यहाँ पर जितनी भी थी जब सिंचाई हुई तो यहाँ का जो सूखा क्षेत्र था उसमें क्या आया, परिवर्तन आया। ओके, फिर दूसरा पॉइंट है, पर्यावरणिक परिस्थितियों पर सकारात्मक व नकारात्मक प्रभाव पड़े। मतलब पर्यावरण की जो भी चीज़ें थी, मतलब जब भी कोई चीज़ हम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि उसके हमें अच्छे ही प्रभाव मिले, उसके बुरे भी प्रभाव मिलते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, इसके सकारात्मक व नकारात्मक मतलब अच्छे और गलत प्रभाव हमें देखने को मिले। ओके, मृदा में सिंचाई वगैरह की, तो इसमें जो भी हम उगाते हैं वो लंबे समय तक तो हमें ठीक से प्राप्ति नहीं हुआ। फलस्वरूप वनीकरण तथा चारागृह कार्यक्रम से भूमि हरी भरी हो गई, लेकिन इस लंबे समय तक तो कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन बाद में जब हुआ तो वहाँ पर क्या हुआ, वनीकरण व चारागृह से वहाँ की जो भूमि थी वो कैसी हो गई, हरी भरी हो गई। तो हमें क्या देखने को मिला कि पहले तो कोई फायदा नहीं हुआ, लेकिन बाद में वहाँ की जो भूमि थी वो हरी भरी हो गई। तो सेकंड पॉइंट में जो था यही था। अब हम पढ़ते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट, वायु अप्रदन और नहरी तंत्र में बालू निक्षेपण की प्रक्रिया धीमी पड़ गई। ओके, प्रादेशिक की कृषि अर्थव्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से रूपांतरित हो गई। मतलब जब वहाँ की जो बालू रहती थी, तो इंदिरा गांधी नहर आपको पता है राजस्थान में, तो वहाँ की जो बालू रहती थी वो क्या हुई, वहाँ पर धीमी हो गई उसकी प्रक्रिया, और वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो रूपांतरित का मतलब होता है बदलना। ठीक है, ऐसी बदल गई तथा बोए गए क्षेत्र का विस्तार और फसलों की सघनता में वृद्धि हुई। मतलब कि क्या हुआ, जो भी क्षेत्र बोया गया था उसका विस्तार होने लगा। अब वहाँ पर बालू रेती नहीं है और वहाँ पर कृषि भूमि वो बन गई है। ठीक है, या फिर ऐसा बोले कि अब बालू जो रहती है वो कृषि क्षेत्रों में रूपांतरित हो गई है, और वहाँ पर जो फसल है उसकी में भी सघनता वृद्धि हुई, मतलब अब फसल भी अच्छी घनी होने लगी। चना, बाजरा और ज्वार का स्थान कपास, मूंगफली, चावल ले लिया। मतलब पहले वो कम पानियों की फसल उगाते थे, लेकिन जब वहाँ पर नहर या फिर जल की सुविधा उपलब्ध हुई तो उन्होंने क्या करा, वो ऐसी फसल उगाने लगे जिसमें ज़्यादा पानी लगता है। कृषि पशुधन उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई, और वहाँ पर जो उत्पादन व फिर पशुधन भी वो क्या करने लगे, अधिक करने लगे। क्यों, क्योंकि उन्हें जल मिलने लगा था और वो बहुत सारी फसलें उगाने लगे थे जो पहले वहाँ पर संभव नहीं थी, अब वो भी संभव है। किसके कारण, नहरों के कारण। ओके, अब है अगला क्वेश्चन, पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए नियोजन करते समय किन बातों को प्रमुखता से ध्यान दिया जाता है। पहाड़ी क्षेत्र के विकास करते समय हम किन किन बातों का ध्यान देते हैं, हमें ये बताना है। ओके, तो पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए नियोजन करते समय वहाँ की भू आकृति, मतलब जब भी हम पहाड़ी क्षेत्र का नियोजन करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि उसकी आकृति कैसी है, वहाँ की परिस्थिति कैसी है, सामाजिक व आर्थिक विकास कैसा हो रहा है, इन सब बातों पर हम ध्यान देते हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे पहला पॉइंट। ठीक है, तो पहला पॉइंट है, सभी लोग लाभवंत हो, केवल प्रधानशील अथवा साधन संपन्न व्यक्ति ही नहीं। इसका मतलब क्या है, जो पहाड़ी क्षेत्रों में कार्यक्रम चलाते हैं उनका ये होता है कि उससे केवल ऐसे व्यक्ति नहीं हो जिनके पास धन संपत्ति हो, बल्कि ऐसे व्यक्ति को भी लाभ हो जो कि गरीब है और पिछड़ा हुआ है। ओके, फिर दूसरा पॉइंट हमारा है,
स्थानीय संसाधन और प्रतिभाओं का विकास हो, मतलब स्थानीय रूप पे, मतलब जैसे कि स्थानीय रूप होता है मतलब पहाड़ के आसपास के जो भी लोग हैं या फिर जो भी निवास करते हैं उनकी प्रतिभाओं का या फिर उनकी जो संसाधन है उनका विकास हो, मतलब सबको मौका मिले ऐसा, ठीक है। जीविका निर्वाह अर्थव्यवस्था को निवेशमुखी बनाया जाए, मतलब वो जीवन निर्वाह जो भी वो करते हैं अपने जीवन जीने के लिए जो भी काम करते हैं उसके बहुत सारे मार्ग उनके लिए खोल दिए जाए, ठीक है। अंत में पिछड़े क्षेत्रों का शोषण ना करें, और बाकी है कि जो पिछड़े क्षेत्र जो है मतलब जिनके पास आर्थिक विकास नहीं है उनका क्या हो, उनका विकास हो, उनका शोषण नहीं हो, ठीक है। हमारा 5वां पॉइंट है पिछड़े क्षेत्रों की बाजार व्यवस्था में सुधार करके श्रमिकों को लाभ पहुंचाया जाए। अब बाजारों में क्या होता है, काम तो मजदूर से कराते हैं लेकिन उन्हें पूंजी कम देते हैं, तो क्या करें उनकी जो बाजार व्यवस्था उसमें सुधार करें, क्यों, ताकि जो भी वहाँ काम करने वाले लोग हैं उन्हें क्या हो, उन्हें लाभ मिल सके। ओके, अब हमारा स्थितिक संतुलन बनाए रखें, मतलब कि ये हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखें, ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ें ऊपर है तो कुछ चीज़ें नीचे है, मतलब सभी को समान रूप से देखा जाए। ओके, अब हमारा क्वेश्चन है सूखा संभावित क्षेत्र विकास कार्यक्रम में लोगों के लिए किस प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए। अब जो सूखा संभावी मतलब जहाँ पर पानी उपलब्ध नहीं होता उनके विकास के लिए कार्यक्रम चलाए गए, ठीक है। तो किस प्रकार के कार्यक्रम चलाए गए हमें बताना है। तो पहला पॉइंट है इस कार्यक्रम की शुरुआत चौथी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। अब पहले तो हम देखेंगे कि कार्यक्रम शुरू कब हुआ था, तो कब हुआ था, चौथी पंचवर्षीय योजना में ये कार्यक्रम स्टार्ट हुआ था। ओके, अब इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य इसके नाम से ही पता चलता है कि सूखा संभावित क्षेत्रों में लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए, उनकी जो भी कमियां उसे पूरा करे, जल वगैरह की, ठीक है, ये सब। उसके प्रभाव को कम करने के लिए उत्पादन के संसाधनों का विस्तार करना और वहाँ पर जो भी उनके जो संसाधन है उन्हें उपलब्ध कराना ताकि वो उससे अपना विकास कर सके। तो ये हमारा पहला पॉइंट था। अब दूसरा पॉइंट है पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अंतर्गत का मतलब होता है इसके अंदर, ठीक है, अधिक श्रम की आवश्यकता वाले सिविल निर्माण कार्य पर बल दिया गया ताकि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दिया जाए। अब इसके 5वीं जो पंचवर्षीय योजना थी इसके अंतर्गत क्या लाया कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनको रोजगार दिया जाए, क्यों, क्योंकि ताकि वो भी अपना खुद का विकास कर सके, उन्हें काम या फिर रोजगार उपलब्ध हो सके। अब है तीसरा पॉइंट, इसके अंतर्गत सिंचाई परियोजना, भूमि विकास कार्यक्रम, वनीकरण, चारागाह विकास कार्यक्रम शुरू किए गए, मतलब ऐसे कार्यक्रम शुरू किए गए जिससे सूखा संभावित जो क्षेत्र है उनका विकास हो सके। ओके, मतलब वहाँ पर हरा भरा बनाना, ऐसा वैसा कार्यक्रम चलाया गया, जैसे कि इसका नाम से ही पता चलता है, वनीकरण, चारागाह, ठीक है, ये सब। अब हमारा पॉइंट है गांव में आधारभूत अवसंरचना, विद्युत, सड़कें, बाजार, ऋण सुविधाएं, सिंचाई पर बल दिया गया, मतलब गांवों में सभी चीज़ों पर ध्यान दिया गया, ठीक है, वहाँ की सड़कों पर, वहाँ के बाजारों को, कि कैसे उनका विकास किया जाए ताकि लोगों को क्या हो, उनको उसका लाभ मिले, ठीक है, और उनका विकास हो पाए। फिर हमारा पॉइंट है इस क्षेत्र में विकास की रणनीति में जल, मिट्टी, पौधे, मानव, पशु, जनसंख्या के बीच संतुलन पुनः स्थापित पर भी ध्यान देने पर बल दिया गया, मतलब इसमें विकास के संग से विकास की जो रणनीति थी इस पर सभी चीज, सड़कें वगैरह, बिजली के अलावा भी किस पर, मिट्टी, जल, पौधों, इन सब पर भी क्या दिया गया, बल दिया गया। ओके, हाँ, तो हमारा अगला क्वेश्चन है भरमौर क्षेत्र के विकास के लिए क्या कदम उठाए गए। पहला क्वेश्चन, फिर दूसरा क्वेश्चन एक और बन रहा है कि इसके सामाजिक व आर्थिक प्रभाव बताइए, तो हमें एक एक करके जवाब देना है। पहले तो ये बताना है कि कौन से कदम उठाए गए और इसका प्रभाव क्या पड़ा। ओके, तो हम उत्तर देखते हैं। यह क्षेत्र विकास योजना भरमौर क्षेत्र के निवासियों की जीवन गुणवत्ता को सुधारने व हिमाचल के अन्य प्रदेशों के समांतर विकास के उद्देश्य से शुरू की गई थी। अब ये क्यों शुरू की गई थी, क्योंकि जो भरमौर क्षेत्र था वो एक पहाड़ी क्षेत्र था और ये हिमालय का क्षेत्र है, ठीक है, तो हिमालय के जो बाकी क्षेत्र है वो अच्छे विकसित है, ठीक है, या फिर वो अपना विकास कर रहे हैं, तो विकासशील है, ठीक है, मतलब वो अच्छे हैं, लेकिन भरमौर क्षेत्र जो पिछड़ा हुआ है, तो इसके समांतर लाने के उद्देश्य से क्या उठाए गए थे, कदम उठाए गए थे। ओके, तो पहला पॉइंट है आधारभूत अवसंरचना, जैसे कि विद्यालय, अस्पताल का विकास किया गया, मतलब वहाँ पर शायद पहले विद्यालय वगैरह भी नहीं थे तो उन्हें भी स्थापित किया गया, ठीक है। दूसरा है
स्वच्छ जल, सड़कें, संचार तंत्र एवं बिजली की उपलब्धता पर ध्यान दिया गया। मतलब इन सब चीज़ों पर भी ध्यान दिया गया है कि लोगों को अच्छा जल मिले, जिससे उनकी वो उसका उपयोग कर सके, बिजली मिले, ठीक है, सड़कें मिले, इन सब पर भी ध्यान दिया गया। तीसरा पॉइंट है कृषि के नए एवं पर्यावरण अनुकूल तरीकों को प्रोत्साहित किया गया। मतलब कृषि के नए नए तरीके भी वहाँ पर अपनाए गए ताकि वो लोग अपना विकास कर सके। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है पशुपालन के वैज्ञानिक तकनीक तरीकों को भी प्रोत्साहित किया गया। मतलब जो पशुपालन के वैज्ञानिक मतलब आज की टेक्नोलॉजी के जो तरीके हैं उन्हें भी वहाँ पर बढ़ावा दिया गया। ओके, अब इसके हम सामाजिक पढ़ लेते हैं। उन्होंने सामाजिक व आर्थिक प्रभाव पढ़े, तो अब हम ये पढ़ते हैं कि इसके सामाजिक व आर्थिक प्रभाव क्या हुआ। तो पहला है जनसंख्या में साक्षरता दर बढ़ी, ठीक है। विशेष रूप से स्त्रियों की साक्षरता दर में वृद्धि हुई। वहाँ पर साक्षरता दर पहले कम थी, लेकिन अब क्या हो गई, बढ़ी, और विशेषकर किसकी बढ़ी, स्त्रियों की शिक्षा में भी वृद्धि हुई। ओके, दूसरा पॉइंट है दालों एवं अन्य नगदी फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई। वहाँ पर दालें और दूसरी भी फसलें वहाँ पर बोई जाने लगी। उसके बाद तीसरा है कुरीतियाँ, जैसे बाल विवाह में समाज से मुक्ति मिली। कुरीतियाँ होती है मतलब बुराई वगैरह, ठीक है। तो इसमें वहाँ पर जो बाल विवाह ये सब होता था, छोटी आयु में बच्चों का विवाह, इनसे भी उन्होंने क्या किया, इससे मुक्ति मिली। मतलब ये अब होना वहाँ पर बंद हो गए। उसके बाद लिंग अनुपात में सुधार हुआ। अब लिंग अनुपात में क्यों, क्योंकि लोगों की शिक्षा बढ़ी, ठीक है। तो उन्होंने लड़का और लड़कियों को कम मतलब बराबर महत्व देना स्टार्ट किया। तो वहाँ पर जो लिंग अनुपात था उसमें भी सुधार हुआ। लोगों के जीवन स्तर में वृद्धि हुई। जब लोग शिक्षित हुए तो उनके जीवन स्तर में भी क्या हुई, सुधार हुआ। या फिर जब वो नई नई फसलें उत्पादित करने लगे या फिर फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई तो भी उनका जीवन स्तर जो था वो सुधरा। ओके, तो यही इसके सामाजिक व आर्थिक प्रभाव थे। अब हमारा क्वेश्चन है इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सशक्त पोषित विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक किन्हीं 5 उपायों का वर्णन कीजिए। पहला पॉइंट है जल प्रबंध नीति का कठोरता से क्रियान्वयन करना। मतलब जो भी जल प्रबंध या फिर जल को वेस्ट ना करने की जो नीति है उसका क्या करना, कठोरता से, मतलब नियम कायदे बनाकर उसको क्या करना, क्रियान्वित करना, मतलब लागू करना। ओके, उसके बाद है सेकंड पॉइंट सामान्यतः जल संघन फसलों को नहीं बोया जाए। मतलब ऐसे फसलों को नहीं बोया जाए जिसमें ज़्यादा जल की आवश्यकता लगे। ओके, उसके मतलब ऐसी चीज़ों को बनाना जिससे जल जो है उसके मतलब वो बच सके, ठीक है, ज़्यादा जल वेस्ट ना हो, जैसे कि पक्की नालियाँ बनाना, ठीक है, ये सब करना। उस पॉइंट है ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाना, चारागाह का विकास करना, परितंत्र का विकास करना, ये इसके लिए अत्यधिक आवश्यक था। ओके, मतलब ये सब करना। हमारा जो चैप्टर था वो यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।